हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी। साथियों, ये जो सीरीज चल रही है हमारी महेश बर्डवाल एनसीईआरटी सार संग्रह की चल रही है, जिसमें कि हम सबसे पहले फिजिक्स को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे और लास्ट में हम बायोलॉजी को कवर करेंगे, जो कि हमारे आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हमारी ये क्लास नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है यांत्रिकी। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो साथियों, आज का चैप्टर है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी। तो साथियों, हमें 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होगी जब हमें दीर्घतम परास चाहिए होगा तब। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं प्रक्षेप्य गति क्या होती है और दीर्घतम परास क्या होता है। साथियों, मान लो एक वस्तु को हम फेंकते हैं, कहाँ? ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ठीक है, कैसे? ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकते हैं और क्षैतिज नहीं फेंकते हैं। कैसे फेंकते हैं? ऊपर की तरफ फेंकी, मान लो कोई, बस इस प्रकार से आपने फेंकी और ये आकर नीचे गिर गई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, यानी कि कोई वस्तु जो है ऊपर की ओर भी जाए और फिर नीचे की ओर आ जाए गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, जो कि हमारी एक परवलयाकार गति होती है। कैसी गति होती है? ये परवलय आकार की गति होती है, याद रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारा थीटा होता है साथियों, यहाँ पर जो हमारा टोटल ये कोण होता है, ये होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें अधिकतम दूरी चाहिए होगी तो 90/2, कितनी? 90/2 यानी कि 45 अंश, यानी कि हमें सर्वाधिक दूरी प्राप्त करने के लिए 45 अंश के कोण से वस्तु को फेंकना होगा। ठीक है, तब जाके हमें क्या मिलेगा? दीर्घतम परास। दीर्घतम परास क्या हो गया हमारा साथी? ये जो ए पॉइंट है, यहाँ से वस्तु कहाँ पे गिरी? जाके बी पर। तो जो ये से बी तक की दूरी है, इसको हम बोलते हैं परास। ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर, किधर? पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया, याद रखना है पॉइंट। क्या ये हमारा जो है किसके कारण पीछे हटती है? ये हटती है हमारे न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। ये जो वस्तु होती है, चाहे नाव हो चाहे कोई अन्य वस्तु हो, वो कहाँ हटती है? पीछे हट जाती है। कहने का मतलब ये है, न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई भी बल लगाते हैं तो जितना बल हम उस वस्तु पर लगाते हैं, ठीक है, उस वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे वो वस्तु भी हम पर उतना ही फोर्स लगाएगी, उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि इसका पीडीएफ जो है हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? यानी कि अगर मोमेंट में हम चेंज करते हैं तो वो किसके बराबर होती है? तो साथियों, आप जानते ही हैं संवेग बराबर क्या होता है हमारा। जो संवेग होता है उसके बराबर जो सूत्र होता है वो होता है m/v। यानी क्या होता है? m/v, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? संवेग में परिवर्तन कर रहे हैं, वेग में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। यानी हमारा अब सूत्र क्या हो जाएगा? m/v-u, यानी कि एक हमारा द्वितीय वेग, एक क्या हो गया हमारा? प्रथम वेग। यानी द्वितीय वेग ज़्यादा होगा, इसलिए द्वितीय वेग से घटा दिया हमने, क्या? सेकेंड वेग घटा दिया। तो m/v-u ये क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन हो गया। बटे में क्या होता है हमारा? t होता है साथियों, क्योंकि दर अगर लगाएंगे तो हमें बटे में समय भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये बचा क्या हमारा यहाँ पे m, और साथियों ये b-u क्या होता है? b-u/t, b-u/t इतना क्या हो जाएगा हमारा साथियों? ये हो जाएगा हमारा त्वरण A।
ठीक है। ये एम ए ये किसका सूत्र होता है, ये होता है फोर्स का, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या हमारा, यानी जो संवेग परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होती है साथियों, वो होती है हमारे बल के बराबर। किसके बराबर होती है, बल के बराबर, फोर्स के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है, तो ये जड़त्व को परिभाषित करता है, इनर्शिया को परिभाषित करता है। अभी हम तीनों नियम नीचे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन, ठीक है। आप हिंदी में नहीं समझ पाएंगे लेकिन इंग्लिश में इसे बोलते हैं वॉशिंग मशीन। जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है उसको हम प्रक्षालन मशीन कहते हैं, ठीक है। का कार्य जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है साथियों, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। तो साथियों ये हमारे दो प्रकार के बल होते हैं, जैसे कि वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु चलती है या घूमती है तो जो केंद्र की ओर बल लगता है, ठीक है, किसकी ओर, केंद्र की ओर बल लगता है, उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और जब कोई बल केंद्र से कहाँ लगता है, बाहर की ओर लगता है, तो उसको हम बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये कैसे याद रखना, कौन सा बल अंदर लगता है और कौन सा बल बाहर लगता है। तो साथियों यहाँ पे फ्यूगल में आप देख रहे हैं उगल लिखा है, क्या लिखा है, उगल। तो उगली कोई चीज़ कहाँ जाती है, बाहर, तो ये कहाँ लगता है, बाहर की तरफ लगता है। तो सीधी सी बात है, पिटल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। जो हमारे ग्रह, अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो साथियों जो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पाती है, उसके कारण ही जो है हमारे सभी ग्रह और उपग्रह बंधे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जो सूर्य है वो अपने केंद्र की तरफ बल लगाता है, किस पर, पृथ्वी पर, ठीक है। और जब हम एक बाइक लेकर, मान लो एक कार में बैठे हैं, ठीक है, हम कार में बैठ के यात्रा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बैठ के यात्रा करते हैं और कार जब मोड़ पे आती है, ऐसे मुड़ाते हैं तो क्या होता है, हम बाहर की ओर झुक जाते हैं, एक तरफ क्या होता है, झुक जाते हैं, किसके, उस मोड़ के विपरीत दिशा में हम झुकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पे हमारा साथियों लग रहा है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, तो साथियों इसका कारण है घर्षण। क्या है, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन क्या होता है, ये साथियों एक खुरदरापन होता है, ठीक है, जिसके कारण हम चल पाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारी मान लो कोई बाइक है, ठीक है, रोड पर चलती है, उसको बिल्कुल चिकना सपाट कर दोगे तो वो उस पर चलने में सक्षम नहीं हो पाएगी, ठीक है, आसानी से चलने में सक्षम नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसका कारण ये है क्योंकि बर्फ जो है, ठीक है, इसका जो घर्षण होता है वो कम होता है, किसकी अपेक्षा, सड़क की अपेक्षा, ठीक है। सड़क में घर्षण अधिक होता है, आप देखते हैं सड़क में कितना घर्षण होता है, ठीक है, और बर्फ़ कितनी चिकनी सतह होती है, इसलिए जो है बर्फ़ पे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं न्यूटन की गति के नियम के बारे में, ठीक है। तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, कितने नियम हैं साथियों, 3 नियम हैं। फर्स्ट नियम है क्या, यदि कोई पिंड ब्रह्मावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बल आरोपित न किया जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो बैठा ही रहेगा, यदि कोई गति में है तो गति करता रहेगा, ठीक है, जब तक कि उस पर हम कोई फोर्स ना लगाएं। जैसे कि अगर हम उठेंगे नहीं तब तक क्या उठ जाएंगे, यानी हम फोर्स नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाएंगे, तब तक कैसे ऊपर उठ पाएंगे, ठीक है। अगर हम चल रहे हैं, अगर उसको रुकने के लिए हम क्रिया नहीं करेंगे तो क्या हम रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे, ठीक है। तो ये थे उदाहरण इसके यहाँ पे दिया है, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुकना। यानी कि होता क्या है, जब गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी के साथ क्या होता है, व्यक्ति भी चलने लगते हैं, गति की अवस्था में आ जाते हैं। तो जब से ही गाड़ी में ब्रेक लगती है तो वो व्यक्ति रुकने में असमर्थ हो जाते हैं। क्यों असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी तो रुक गई,
लेकिन व्यक्ति कैसे गतिमान अवस्था में आ गए थे, गतिशील अवस्था में आ गए थे, तो उनको रुकने में दिक्कत हो जाती, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाते हैं। अब द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम ये कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए बल के समानुपाती होती है। यानी कि कोई वस्तु है, अगर किसी मोमेंटम को प्राप्त कर चुकी है, किसी संवेग से अगर चल रही है, गति कर रही है, तो उस पर अगर हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है, परिवर्तन अगर करेंगे तो उस बल के समानुपाती होगा। ठीक है, उस बल के, जो हमारा मोमेंटम को बनाए हुए जो बल है, उसके ही समान आपको बल लगाना होगा, तब उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। तथा जो संवेग परिवर्तन की दिशा है वो बल के अनुदिश होती है, यानी कि बल की ही दिशा में हमें क्या लगाना होगा, हमें वो संवेग परिवर्तन, संवेग जो परिवर्तन करना है उसी की दिशा में हम बल लगाना होगा। जैसे कि इधर से एक गेंद आ रही है, ठीक है, गेंद आ रही है इधर से, ठीक है, तो हमें परिवर्तन किधर करना है, इस दिशा में करना है, इस दिशा में, ठीक है, तो हमें इसी दिशा में फोर्स लगाना होगा। ठीक है, गेंद इधर से आ रही है, परिवर्तन हमें किधर करना है, इस बाल को हमें रोकना है। ठीक है, इस बाल को हमें रोकना है यहीं पर। ठीक है, तो हमें फोर्स किधर लगाना होगा, संवेग परिवर्तन की दिशा में, यानी कि संवेग में मुझे परिवर्तन करना, उसके मोमेंटम में परिवर्तन करना है, तो हमें किधर बल लगाना होगा, इधर बल लगाना होगा। ठीक है, अब उदाहरण क्या है हमारा, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि उसके हाथों पर एक फोर्स लगता है उस मोमेंटम का, इस वजह से जो है क्या नाम है, खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे खींच लेता है, जिससे कि उसके हाथों पर फोर्स कम लगने पाए। ठीक है, अब न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए गति के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है साथियों, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे ही कोई बंदूक से अगर गोली निकलती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो बंदूक पकड़े व्यक्ति होता है उसको पीछे की ओर धक्का लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपकी जो गोली है उस पे जो बल लगा, उस पिस्टल से जो गोली पे बल लगा, ठीक है, उतना ही बल क्या होता है आपके हाथों पर कौन लगाती है, वो बंदूक लगाती है, वो गोली लगाती है। ठीक है, रॉकेट वायुयान की गति ये भी किसके कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है। चंपू चलाने में नाव को आगे बढ़ाना, ठीक है, जैसे कि आप पानी में नाव को चलाते हैं तो जितना बल आप पानी पर देते हैं, पानी भी उतना बल नाव पर देती है, जिसके कारण पानी में नाव चल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का क्या आशय है? तो इसका आशय ये है कि ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा का न निर्माण किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। ब्रह्मांड में हमारे, ठीक है, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, सिर्फ हम उस ऊर्जा का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? यानी कि कोई पिंड अंतरिक्ष से गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, अब ये जलने क्यों लगता है? जल का मतलब ये वो जल नहीं है, वाटर नहीं है, ये क्या है, जलने लगता है। ठीक है, क्यों जलने लगता है? वायु के घर्षण के कारण। किसके कारण? वायु के घर्षण के कारण ये जो है पिंड हमारा जलने लगता है। ठीक है, जलने लगता है, और जो पिंड जलने से बच जाते हैं थोड़ा बहुत और जमीन पर पहुंचते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल कौन सा है? मैं बता चुका हूँ, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कहाँ लगता है? अंदर की ओर लगता है। कहाँ लगता है? केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, केंद्र की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दूध मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? ये किसका कारण है? अपकेंद्रीय बल का, यानी मैंने बताया था फ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल,
ये क्या हुआ, दूध से उगल दिया, क्या उगल दिया, क्रीम उगल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। तो जो वायु की ऊर्ध्वाधर गति होती है, ऊपर की ओर गति होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वायु प्रक्षोभ। क्या बोलते हैं, वायु प्रक्षोभ, आपको याद रखना है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है। तो साथियों बहुत ही सिंपल है, क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। अब ये द्रव्यमान हमारा निकलता कैसे है। तो साथियों संवेग बराबर, अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया था मैंने, द्रव्यमान इंटू वेग को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और क्या बोल रहे हैं, अनुपात, किसका अनुपात, वेग का, वेग को बी से, तो बी से बी कैंसिल आउट, तो संवेग बराबर क्या हो गया हमारा, मोमेंटम, द्रव्यमान मास, क्या हो गया, मास, क्या हो गया, मास। इनका अनुपात दोनों का निकल के आ गया हमारा द्रव्यमान। बस ट्रिक करना है, आंसर सही, 1 नंबर पक्का। ठीक है। तो साथियों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो साथियों हमारा त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है ए बराबर बी माइनस यू वटे टी, जहाँ ए होता है हमारा त्वरण, बी होता है अंतिम वेग, और यू क्या होता है हमारा प्रारंभिक वेग होता है, और टी बराबर होता है हमारा समय अंतराल। अब साथियों इस सूत्र को हम निकालते कहाँ से हैं। तो इस सूत्र को हम गति के प्रथम समीकरण, जो कि हमारा होता है b बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, b बराबर में है, u को हम इधर लाएंगे, कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा साथियों, ए टी। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी, a की, त्वरण की। ठीक है, तो t को कहाँ हम ले आएंगे, बटे में, यानी b माइनस यू बटे टी बराबर क्या आ जाएगा हमारा साथियों, a। ठीक है, तो यही होता है हमारा त्वरण का सूत्र। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। ठीक है, एक समान त्वरण से कोई टैंकर जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, मुक्त मतलब खाली पृष्ठ किस आकार का होगा। तो साथियों आप जानते हैं टैंकर किस हिसाब से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है टैंकर। ठीक है, तो टैंकर में आप देखेंगे, ये मान लीजिए कुछ अंशतः ये भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है। अब जब समान त्वरण से जा रहा है, ठीक है, तो हम रोड को कैसा मानेंगे, बिल्कुल समतल मानेंगे, प्लेन, यानी एक भी झोला नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, एक भी उबड़ खाबड़ नहीं होगा जरा सा भी। तो यानी कि ये जो हमारा आकार बचा, ये कैसा आकार है, ये है हमारा परवलय वलयाकार। ठीक है, परवलय वक्राकार, कैसा है, परवलय के आकार का है। किस प्रकार का है, परवलय के आकार का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण कैसा रहता है, समान रहता है। अगर हम एक समान वृत्तीय गति कर रहे हैं तो हमारा त्वरण कैसा रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्सीलरेशन जो होगा वो समान रहेगा। ठीक है, हर जगह पे कैसा रहेगा, समान। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है। तो साथियों फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के कारण हम ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिख पाते हैं। साथियों आप देखते हैं कि अगर आप कागज ले लें, कोई ज़्यादा चिकना कागज ले लें, क्या आप उस पर कलम चलाने में सक्षम हैं, नहीं है। अगर चला भी पाते हैं तो क्या होता है, कलम कहीं कहीं पे रुक जाती है, अगर कागज ज़्यादा चिकना होता है। ठीक है, अगर हम रबर कागज कलम को चलाते हैं तो आसानी से हम चला पाते हैं, क्योंकि उसमें घर्षण ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी घर्षण के कारण ही हम जो है इस पर कलम चला पाते हैं। और यहाँ पर हमने ये गति के नियम देख ही लिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरल आवर्त गति, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। तो साथियों यहाँ पर हमें प्रत्यास्थता की भी आवश्यकता होती है और जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब हम एक सरल आवर्त गति कर पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो साथियों कमानी तुला जो है हुक के नियम पर कार्य करती है।
अब ये हुक का नियम क्या है साथियों, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा एक नियम दिया गया था, वही है हमारा रॉबर्ट हुक का नियम। ठीक है, इसी के आधार पर हमारी कमानी तुला जो है कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होगा। तो साथियों हमें ब्रेकिंग जो फोर्स होगा वो कितना लगाना होगा, 4 गुना लगाना होगा। ठीक है, कितने गुना, 4 गुना लगाना होगा, तब जाके हम बाइक को या कार को रोक पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों जो जेट इंजन होता है वो हमारा कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तोलक की। तो उत्तोलक साथियों क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हील। क्या बोलते हैं, व्हील। तो ये एक प्रकार की मशीनरी है। क्या है, मशीनरी है। ठीक है, जिससे हम अपने काम को आसान बना पाते हैं। ठीक है, तो साथियों ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक ये मेन याद रखने हैं। ठीक है, कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हमारे होते हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट दिया गया है, पेंचकस के द्वारा, किसके द्वारा, पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना क्या कहलाता है, बल आघूर्ण के उदाहरण है। ये क्या है, बल आघूर्ण के हमारे उदाहरण हैं। ठीक है, यदि हम किसी अक्ष पर हम किसी वस्तु पर बल लगाकर घुमाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा बल आघूर्ण कहलाता है। और ये पेंचकस क्या है हमारा, एक पेंचकस के द्वारा जो पेंच घुमाना, ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, बल आघूर्ण का उदाहरण हो गया, टार्क्यू का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा यांत्रिकी। ठीक है, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि UPSC NCERT के नाम से ही है, ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च करके भी जा सकते हैं। और इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में तथा हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।